हाय माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इसके पहले बोर्स मॉडल पढ़ा था। लेक्चर नंबर 8 रहा। अब लेक्चर नंबर 9 में हम पढ़ेंगे बोर्स मॉडल से ही जुड़ी हुई बातों को आगे प्रोसीड करेंगे। मैंने आपको बताया था उस लेक्चर में कि हम इंटरप्रिटेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे एंड वीकनेस ऑफ बोर्स मॉडल पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो दोस्तों, बात करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। तो दोस्तों, हम सबको पता है कि हाइड्रोजन 1H होता है, मतलब इनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पे अगर हम इलेक्ट्रॉन को रखते हैं तो किस ऑर्बिट में रखना चाहेंगे? तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटते हैं और न्यूक्लियस यह है और हमारे पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो वह इलेक्ट्रॉन हमारा इस वाले ऑर्बिट में मौजूद रहेगा, जिसको आप के शेल कहते हैं। यह शेल का नाम है KLMNOP, मतलब इस ऑर्बिट का एक नाम दे दिया गया है इस शेल का। तो यह इलेक्ट्रॉन है, वह न्यूक्लियस के चारों ओर जो पहला ऑर्बिट है उसमें चक्कर काटता है, जो कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। चलिए, ये बात हो गई। अब किसी एक्सटर्नल सोर्स से अगर यह इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्राप्त कर ले तो ये क्या करेगा? जंप करेगा। एब्जॉर्ब कर लिया ना, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये जंप करेगा अपने लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जंप करेगा दोस्तों। तो अगर उसने एनर्जी लिया तो जंप करके यहाँ से वह यहाँ जा सकता है, और ज़्यादा एनर्जी लिया तो जंप करके यहाँ से यहाँ जा सकता है, और ज़्यादा एनर्जी लिया तो जंप करके यहाँ से यहाँ जा सकता है, और लिया तो यहाँ जाएगा, और लिया तो यहाँ जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जब जंप कर लिया तो जंप करके उसने क्या किया? अगर मान लीजिए ज़्यादा जंप किया, हम इसको यहाँ इसलिए समझा रहे हैं कि सारे सीरीज को समझा देंगे। तो जब ज़्यादा जंप किया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच गया। चलिए, अब जंप करके इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच कर गया, मतलब क्या कर लिया था? एनर्जी को इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया था दोस्तों, एब्जॉर्ब किया। अब यहाँ पे जब वह एक्साइटेड स्टेट में इसने चक्कर काटना शुरू किया, रिवॉल्विंग करना शुरू किया, आफ्टर दैट वह एनर्जी लॉस करके अपने ग्राउंड स्टेज पे आना चाहेगा। तो दोस्तों, जब वह एनर्जी लॉस करके अपने फर्स्ट या पहले ग्राउंड स्टेज पे आता है, यहाँ पे आता है, तो देखिए दोस्तों, ये वाले पॉइंट सेकेंड वाले से यहाँ पे देखिएगा, इस लाइन को आप देखिए। जब यह फर्स्ट पे एनर्जी लॉस करके आ रहा, वापस आ रहा है, तो सेकंड से भी यहाँ आया, थर्ड से भी आया, फोर्थ से भी आया, फिफ्थ से भी आया, सिक्स्थ से भी आया। तो इसका मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन अपने फर्स्ट एनर्जी लेवल पे आ रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट पे आ रहा है, अपने जहां भी एक्साइटेड स्टेट था, वो कोई भी स्टेट हो सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी। हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन किस एक्साइटेड स्टेट में है, हमें इस बात से मतलब रखनी है कि इलेक्ट्रॉन अपने किस ग्राउंड लेवल पे आ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है तो वह लाइमन सीरीज को रिप्रेजेंट करता है, और यदि इलेक्ट्रॉन अपने सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है, यह सेकेंड ऑर्बिट है, यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड, तो यह बामर सीरीज को रिप्रेजेंट किया। अगर इलेक्ट्रॉन अपने थर्ड ऑर्बिट में आया अपने एक्साइटेड से, तो पाशन हो गया। इलेक्ट्रॉन अपने फोर्थ ऑर्बिट में आया, या फोर्थ है ना, तो यह हो गया ब्रैकेट हो गया। और इलेक्ट्रॉन अगर अपने फिफ्थ ऑर्बिट में आया तो यह क्या हो गया? पी फंड सीरीज को रिप्रेजेंट किया। तो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में आ रहा है एनर्जी लॉस करके, यह मायने रखता है। कहाँ एक्साइटेड हुआ, वहां से किस ऑर्बिट में आ रहा है, इस पे आपको सीरीज को मैंने एक्सप्लेन किया। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस प्रोड्यूस्ड when an electron jump from higher level to lower level,
सपोज करिए कि दोस्तों इलेक्ट्रॉन हायर लेवल आपका है या 4 है, मतलब 4 में ब्रैकेट वाले की बात कर दे रहे हैं, यहाँ पे ये चौथे ऑर्बिट है, ठीक है, ये चौथा ऑर्बिट है। अब इलेक्ट्रॉन क्या किया कि अब आपने बात ये कह रहा है कि टोटल लाइन प्रोड्यूस्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, मतलब कि अगर आप इसको ऐसे कहें, टोटल लाइंस produced when electron jump from higher एनर्जी लेवल। सपोज करिए कि हमने हायर एनर्जी लेवल मान लिया है n की वैल्यू 4 टू लोअर एनर्जी लेवल, सपोज करिए कि लोअर में हमने n की वैल्यू 1, 0 तो मानेंगे नहीं, हायर ऑर्बिट 4 हो गया, लोअर ऑर्बिट 1 हो गया, मतलब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाता है तो कितनी लाइंस प्रोड्यूस करेगा, उसका फार्मूला है n-1/2। तो आपका किस लेवल पे था, 4 पे, तो 4 पे था, अभी हो जाएगा 4, यहाँ हो गया 4-1/2, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा 4 × 3/2, 2 से ये कट गया, कितनी लाइंस प्रोड्यूस किया, 6 लाइंस इसने क्या किया, प्रोड्यूस किया दोस्तों। तो इस तरह से हमने आपको बताया इंटरप्रिटेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे। अब इसी में हम एक छोटा हेडिंग है, मतलब बहुत ही छोटा हेडिंग है, ज़्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं करना होता है, वह हेडिंग है ड्रॉबैक ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल या बोर्स मॉडल। तो उसको मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसी वीडियो में उसको निकाल देंगे तो हमारा काम चल जाएगा दोस्तों। पढ़ते रहना भाई, सब मिला करके पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, आखिर टाइम मिला हुआ है, कोरोना काल चल रहा है और बच के रहना। तो बात करते हैं दोस्तों ड्रॉबैक या प्रेजेंटेशन कर दीजिए, ड्रॉबैक ऑफ बोर्स मॉडल या एटॉमिक मॉडल। तो दोस्तों पहला ड्रॉबैक, बोर्स साहब ने हाइड्रोजन की बात किया था, लेकिन यह अन्य जो एटम हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से ज़्यादा है, जिनको बोलते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, उनके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मतलब हो गया क्या, इट या मॉडल, इट मतलब यह मॉडल, इट कैन नॉट, डज नॉट कर दिया जाए, इट डज नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है उनके स्पेक्ट्रम को नहीं बता पाया। मल्टी इलेक्ट्रॉन मतलब हाइड्रोजन के अलावा जो लोग हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे। दोस्तों फिर क्या हुआ, तो जब मल्टी इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर इन्होंने हाइड्रोजन को तो स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया, तो इन्होंने क्या बताया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया, तो इन्होंने कहा कि एक स्पेक्ट्रम लाइन्स है, लेकिन जब उसको हायर रिजॉल्विंग पावर के स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा गया तो पाया गया कि जो बोर्स साहब ने स्पेक्ट्रम लाइन बताया कि यह एक स्पेक्ट्रम लाइन है, वह स्पेक्ट्रम लाइन बहुत सारी फाइनर लाइन से मिलकर के बनी हुई है और सारी लाइंस एक दूसरे के क्लोज हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं पुनः बताऊं कि बोर्स साहब ने जब भी हाइड्रोजन के बारे में स्टडी किया तो उन्होंने कहा कि एक स्पेक्ट्रम लाइन है हाइड्रोजन की, लेकिन जब उसको हायर रिजॉल्विंग पावर के स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा गया तो वह एक स्पेक्ट्रम लाइन नहीं थी, वह एक स्पेक्ट्रम लाइन बहुत सारे फाइनर लाइन से मिलकर के बनी हुई थी, कलेक्शन ऑफ फाइनर लाइंस, और ये सारी लाइंस एक दूसरे से क्लोजली अटैच्ड थी। तो इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मतलब इट डज नॉट एक्सप्लेन फाइनर
finer lines present in any spectral lines। तो यह फाइनल लाइंस के बारे में नहीं बता पाए। एंड इन स्पेक्ट्रल लाइंस का के ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट क्या पड़ता है और इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या पड़ता है, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इट डज नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक इफेक्ट को आप जीमान इफेक्ट भी कहते हैं, जीमैन इफेक्ट भी कहते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको आप स्टार्क इफेक्ट भी कहते हैं, STARK, स्टार्क इफेक्ट ऑन स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया भाई साहब। तो ये सब इनके ड्रॉबैक थे और इन्होंने क्या क्या नहीं बताया। मेन ड्रॉबैक आपका यही था, लेकिन कुछ और बता देते हैं इसमें। बोर्ड पे मार्कर से लिखने पे पता नहीं क्यों यह चिपक जा रहा है और इसको मिटाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। चौथा पॉइंट दोस्तों, जब चौथे पॉइंट की बात करते हैं, स्टार्क इफेक्ट हो गया एंड जीमान इफेक्ट हो गया। इट डज नॉट एक्सप्लेन, यह मॉडल यह नहीं बता पाया शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, SHAPES, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स के शेप्स के बारे में यह मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया दोस्तों। चलिए भाई कोई बात नहीं। और दोस्तों अगली पॉइंट, इट डज नॉट एक्सप्लेन 3D मॉडल ऑफ एटम्स, एटम के 3D मॉडल को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बेसिकली हमें इन सब चीज़ों को जानना नहीं है, हमें बस इतना जानना है कि बोर्स मॉडल स्पेक्ट्रल लाइंस को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यह नहीं बता पाया कि स्पेक्ट्रल लाइंस की जो फाइन लाइंस होती हैं कैसे आती हैं और इनके बेस पे, इन लाइंस पे मैग्नेटिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है। बेसिकली ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जानने के लिए। तो यहाँ पे बोर्स मॉडल फेल हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आज का लेक्चर इतना ही। इस मॉडल को अच्छे से आप समझिएगा, पढ़िएगा। वीडियो देखने के बाद वीडियो पे कमेंट करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा बना है तो कमेंट करिएगा ताकि मैं मोटिवेट होकर के और अच्छे तरीके से आपको अपना लेक्चर दे पाऊँ। सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और इसके साथ अपने पास जो आपके पास बुक्स हैं उन बुक्स को भी पढ़ते रहिए। उन बुक्स को पढ़ करके हमें सजेशन दीजिए कि और क्या चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके लिए और एक अच्छा सा नोट्स बनाइए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।